एंड दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर जो है हम भगवती चरण वोहरा के बारे में बात कर रहे थे। बट कुछ इनकन्सिस्टेंसी की वजह से वीडियो रुक गई थी, तो हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं कि भगवती चरण चरण वोहरा ने पकड़े जाने के डर से स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी कभी कम नहीं की, क्योंकि इन्होंने जो है लॉर्ड एविन को मारने की प्लानिंग की थी। हालांकि वो प्लानिंग जो है वो इनकी कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद क्या हुआ कि जब भगत सिंह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन सबको जब जेल में डाला गया और इनके लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो उन्हें आज़ाद करवाने के लिए इन लोगों ने जो है पुलिस पर हमले की इन्होंने रणनीति बनाई। और उस रणनीति के तहत भी जो है इन्होंने जो है मतलब कि एक्टिविटीज़ स्टार्ट की। तो उसमें कहते हैं कि अ, उस समय अचानक हमला कर तीनों को छुड़ा लिया जाए, ये टेक्निक बनाई। इन्होंने ये योजना बनाई। इन तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट ले जाया जाता था, इसलिए इस हमले के लिए बेहतर तकनीक वाले और ज़्यादा शक्तिशाली बमों की आवश्यकता थी। वोहरा बम बनाने में माहिर थे और उन्होंने नए बम भी बना लिए थे। पुलिस बल पर हमला कर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़ाने से पहले उन्होंने बम का परीक्षण किया, पर वह विफल हो गया। वोहरा शहीद हो गए। मतलब वो बम का परीक्षण जो है वो विफल हो गया और इसकी वजह से वोहरा शहीद हो गए। देशभक्ति का एक ऐसा जुनून था कि मरते वक्त भी उन्हें अपनी मौत का दुख नहीं था। दुख इस बात का था कि उनकी यह शहादत उनके दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से बचाने में काम ना आ सकी, जिनके लिए वे इस बम का परीक्षण कर रहे थे। मतलब अगर भगवती चरण वोहरा का अगर ये एक्सपेरिमेंट सही हो जाता तो शायद हो सकता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाया जा सकता था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इनका ठीक ना होने की वजह से और इनकी खुद के देहांत की वजह से जो है ये पूरा ख़त्म हो गया। अगले कैरेक्टर हमारे बीच में है तारकनाथ दास, टी.एन. दास। तारकनाथ दास भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। तारकनाथ दास बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। छात्र जीवन में ही उनका संपर्क अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और चितरंजन दास जैसे नेताओं से हुआ। देशभक्ति के रंग में रंगे इन नेताओं के संपर्क में आकर तारकनाथ दास क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हो गए और देश के क्रांतिकारी सिपाही बन गए। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए अनुशूलन समिति और युगांतर पार्टी के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। लेकिन जल्द ही अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे पड़ गई। पुलिस के पीछे लग जाने पर तारकनाथ 1905 में साधु का वेश बनाकर पुलिस के लगने की वजह से तारकनाथ 1905 साधु का वेश बनाकर जापान और उसके बाद अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने भारत में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से दुनिया को परिचित कराने के लिए फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। ध्यान रखेंगे, पहली बात तो क्या हुआ कि अनुशूलन समिति, युगांतर पार्टी की में सक्रिय भूमिका। उसके बाद जब पुलिस इनके पीछे पड़ गई तो 1905 में साधु का भेष बना के जापान, फिर उसके बाद अमेरिका चले गए। वहाँ पे फ्री हिंदुस्तान नाम की एक पत्रिका इन्होंने अखबार स्टार्ट किया। और उसके बाद जो है अखबार में लिखे अपने क्रांतिकारी लेखों के माध्यम से तारकनाथ दास ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का काम किया। उससे मिलने वाले सहयोग से भारत की आज़ादी के लिए चल रही क्रांतिकारी गतिविधियों में मदद करना शुरू किया। उन्होंने गदर पार्टी संगठित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस मुश्किल दौर में जब ना तो परिवहन के बेहतर साधन थे और ना ही संचार के साधन, उस दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यूरोप के बहुत से देशों की यात्रा की। इसके साथ साथ उन्होंने अपने आंदोलनकारी साथियों के मदद करने के लिए जर्मनी से हथियार भारत तक पहुंचाने का काम भी किया। जब वे वापस अमेरिका गए तो वहां की सरकार को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का पता लग गया। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर 22 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। बाद में इनको जो है अमेरिका गए तो वहाँ की सरकार को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का पता चल गया और उन्हें 22 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया था। तो ये थे आपके तारकनाथ दास। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी ऑफ अ टाइम। ठीक है, उसके बाद हमारे बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जाने जाते हैं, उनके बारे में हमारा जिक्र है, जो है महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत हिंसात्मक तरीके अपनाकर क्रूरता के साथ भारत के लोगों का और उनके आज़ादी के सपनों का दमन कर रही थी। वहीं दूसरी ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति अहिंसा को अपनी ढाल बनाए उनका सामना करने के लिए खड़ा था। अहिंसा के उसके नायाब तरीके ने न केवल अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का काम किया, बल्कि पूरे विश्व के सामने शांति के साथ आंदोलन चलाने का भी एक संदेश रखा। ये कहानी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उनका पूरा जीवन, उनका एक एक काम न सिर्फ आज भी हमें देश के लिए कुछ प्रेरणा का स्रोत बनाकर देती है, बल्कि सच्चाई के रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन भी करता है। महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने से पहले तक आज़ादी का आंदोलन और उसका नेतृत्व केवल कुलीन वर्गों के हाथ में था।
उनके आने के बाद आज़ादी की लड़ाई हर वर्ग, हर तबके के लोगों तक पहुंची और जन जन आंदोलन बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कराया तो शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों, श्रमिकों, आदिवासियों का इससे व्यापक समर्थन मिला। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा दी थी। जाहिर सी बात है, असहयोग आंदोलन था ही कुछ इतना विशाल। पर चोरी चौरा में अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ हुई हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ भी अभियान शुरू किया। उस वक्त के ब्रिटिश के कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही उसे बेच सकते थे। इसके चलते भारतीयों को अंग्रेजों से भारी कीमत पर उनका नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी ने बल्कि अपना ही नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी ने हजारों लोगों की भीड़ के साथ दांडी यात्रा निकाली और ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह आंदोलन तेजी से फैल गया। हजारों लोगों ने अंग्रेजी सरकार को टैक्स और राजस्व देने से मना करना शुरू कर दिया। नमक सत्याग्रह के बाद एक मुट्ठी नमक बनाते हुए गांधी जी ने कहा था, इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला के रख दूंगा। वाकई इस महात्मा ने सत्य और अहिंसा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंका। महात्मा गांधी चाहते तो इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में रहकर वकालत करते रहते। वे इतने संपन्न परिवार से थे कि उनके पास सारी सुख सुविधाएं और संसाधन थी। लेकिन महात्मा गांधी ने अपने देश के लोगों की बेहतरी और देश की आज़ादी के लिए अपने शरीर पर एक धोती के अलावा सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने ठान लिया था कि देश को आज़ाद करा के रहोगे। उनके त्याग और दृढ़ निश्चय को परिणाम स्वरूप देश के करवा के रहोगे तो देश को स्वतंत्रता मिल पाएगी। तो ये थे हमारे महात्मा गांधी जी, जिनके बारे में हमने अभी हाल ही में पढ़ा। उसके बाद हमारे बीच में जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। कोई इस बात को नहीं ठुकरा सकता। असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, हमने नेहरू जी की भूमिका के बारे में हमने नेहरू जी की भूमिका के बारे में पढ़ा ही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला आंदोलन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पहले किसान मोर्चे के साथ शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से पहला आंदोलन शुरू करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, शायद आप भूल रहे हैं इस बात को, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ की ज़मीन से ही उन्होंने पहला आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद जो है साइमन कमीशन के खिलाफ लखनऊ के प्रदर्शन में अंग्रेज़ों की पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई थी। आज़ादी का आंदोलन जैसे जैसे संगठित हो रहा था वैसे वैसे नेहरू जी एक ऐसे अद्भुत युवा नेता के रूप में उभरते चले गए जो सभी वर्गों और क्षेत्रों में प्रिय थे और सबको स्वीकार्य थे। लोग उन्हें सिर्फ आंदोलनकारी नहीं बल्कि दूरदर्शी नेता के रूप में भी देखने लगे थे। आज़ादी के लिए लड़ते हुए वे 9 बार जेल गए थे, 9 बार अपने जीवन में। प्रतापगढ़ से उन्होंने पहले आंदोलन से शुरुआत की, 9 बार जेल में गए। भारत छोड़ो आंदोलन हो या चाहे नमक सत्याग्रह हो या असहयोग आंदोलन हो, और उसके बाद प्रतापगढ़ में किसानों की समस्या हो, और जाने और कितने सारे आंदोलनों के बीच में जो है नेहरू जी लगातार सक्रिय रहे। उसके बाद अगर हम बात करें, नेहरू जी का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्हें दुनिया के बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में पढ़ने का मौका मिला। उनके सामने राजसी ठाट बाट के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के पूरे अवसर हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जीवन समर्पित करना जरूरी समझा। देश के उस समय के सबसे प्रतिष्ठित वकील और उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए। इतिहास गवाह है कि मोतीलाल नेहरू के रूप में आंदोलनकारियों को अंग्रेज जजों के छक्के छुड़ाने वाला व्यक्ति मिल गया था। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए तो उन्होंने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा फहराया गया। उनके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। इसके बाद 18 साल तक पूरे देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज़ादी के बाद
भारत की मजबूत नींव रखने का काम गांधी जी द्वारा नेहरू जी के कंधों पर रखा गया। अंग्रेजों ने जिस हाल में भारत को छोड़ा था, वहाँ से एक ऐसा राष्ट्र खड़ा करना जो अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उद्योग, व्यापार और सुरक्षा के हर मोर्चे पर सफल होता हुआ आगे बढ़े, इसकी नींव नेहरू जी के नेतृत्व में ही रखी गई थी। तो नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और जिम्मेदारी बड़ी थी, और उससे पहले जो उन्होंने काम किए थे वो भी बड़ा काम था अपने आप में। ऐसे हमारे देश के लीडर को हमारा सलाम है।